हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट विच सेक्शन प्रोवाइड्स द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। तो किस सेक्शन में शॉर्ट टाइटल प्रोवाइड किया गया है? तो सेक्शन 1 के तहत यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट टाइटल एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल है वो सेक्शन 1 में दिया गया है और इसको हिंदी में विस्फोटक अधिनियम 1884 कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 1 सब सेक्शन 1 में स्पष्ट रूप से अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिया गया। द एक्ट में बी कॉल्ड द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। नेक्स्ट है, according to the Explosive Act 1884, what is the territorial extent of the act? एक्ट का टेरिटोरियल मतलब ये कहाँ तक लागू है? तो ये एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन ना। तो इंडिया में पूरे भारत में लागू है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 व्हेन डज द एक्ट कम इनटू फोर्स। ये कब फोर्स में आया है ना? मतलब ये एक्ट कब लागू किया गया है? तो ये एक्ट लागू किया है 1 जुलाई 1887 को। अब ये सेक्शन जनरली हम सब एक्ट में देखते हैं, सेक्शन 1 में ही हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। शॉर्ट टाइटल, इसका एक्सटेंड और इसका इन्फोर्समेंट डेट ये वगैरह हमको उसमें देखने मिलती है। लेकिन इस एक्ट में ये सेक्शन 2 में दिया गया। कमेंसमेंट डेट जो इसकी है, ये कब फोर्स में आया है, ये सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये चीज अलग है थोड़ी। Section 2 subsection 1 provides that the act shall come into force on such day as the central government appoints by notification by the official gazette. The enactment day is therefore notified administratively, that is 1 July 1887 है ना। तो 1887 को ये लागू हुआ। Under the Explosive Act Section 4 subsection A clause A, which of the following is included in the definition of aircraft? एयरक्राफ्ट में क्या क्या शामिल किया गया है? तो देखो, हमें तो इसमें ज्यादातर कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया, जैसे एयरक्राफ्ट किसमें डिफाइन किया है तो सेक्शन 4 क्लॉज ए में। ये सीक्वेंस अच्छे से सारे ही डेफिनेशन की याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें हमें ना बलून्स, फिक्स्ड और फ्री एंड काइट्स ये शामिल किया गया है। धारा 4 अ में एयरक्राफ्ट का व्यापक अर्थ दिया गया है, जो वायु की प्रतिक्रियाओं से समर्थन प्राप्त करता है और स्पष्ट रूप से गुब्बारे, स्थिर हो या स्वतंत्र हो, एयरशिप, पतंग, ग्लाइडर आदि को शामिल करता है ना। तो सेक्शन 4A डिफाइन क्या करता है एयरक्राफ्ट को? ये ब्रॉडली है, जिसमें इंक्लूड किया गया है एनी मशीन डिराइविंग सपोर्ट फ्रॉम रिएक्शन ऑफ द एयर, जो एयर के रिएक्शन से चलता है, मतलब उसके समर्थन से प्रतिक्रिया कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लिसिटली लिस्ट बलून्स और एयरशिप्स, काइट्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन्स वगैरह भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये सेक्शन 4 क्लॉज ए में डिफाइन है। नेक्स्ट है द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 सेक्शन 4 क्लॉज बी, द टर्म कैरिज इंक्लूड्स। कैरिज में क्या क्या आएगा? तो कैरिज में आएगा एनी कैरिज, वैगन, कार, ट्रक, व्हीकल और अदर मीन्स of conveying goods or passengers by land, however propelled। तो इसके अंदर क्या आएगा? भूमि पर माल अथवा यात्रियों को ले जाने वाले किसी भी प्रकार के वाहन, गाड़ी, ट्रक, वैगन आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से चलाए जाए, है ना। तो किसी भी तरीके से चलाए जा रहे हैं वो सब इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, according to the Explosive Act 1884 section 4 clause C, in the area where a commissioner of police is appointed, who is to be treated as the district magistrate। मतलब जहाँ पे जिस कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसे माना जाएगा, ये पूछा गया।
जिस एरिया में अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसे बोला गया है? वही जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। मतलब जिस एरिया में पुलिस ऑफ कमिश्नर है वही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ये किस सेक्शन में बोला है? सेक्शन 4 क्लॉज सी में बोला गया है। तो ये स्पष्ट करती है कि जिस क्षेत्र में कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त है उस क्षेत्र के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शब्द का अर्थ है कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, तथा इसमें निर्दिष्ट उप पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, which statement correctly reflect the scope of explosive under the Explosives Act 1884 सेक्शन 4 क्लॉज डी, है ना। तो इस क्लॉज सेक्शन के अंतर्गत एक्सप्लोजिव की जो स्कोप है उसके अंतर्गत को या उसकी परिधि के संबंध में कौन सा कथन सही बताया गया है? ठीक है, तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन, इट ओनली कवर्स गन पाउडर, है ना। और तो ये राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, इट इंक्लूड्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड आल्सो आइटम्स लाइक फायरवर्क्स, फ्यूजेस, रॉकेट, डिटोनेटर्स, कार्ट्रिज एंड ammunition, that is any substance used or manufactured to produce explosion or pyrotechnic effect। तो धारा 4 डी क्लॉज में विस्फोटक की व्यापक परिभाषा दी गई है। कई रासायनिक यौगिकों के साथ साथ पटाखे, फ्यूज, रॉकेट, डेटोनेटर, कार्ट्रिज, गोला बारूद आदि और कोई भी मिश्रण तैयारी जो विस्फोट या आतिशबाजी प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से उपयोग की जाती है शामिल है। तो यहाँ पे डिफाइन जो किया है एक्सप्लोजिव जो डिफाइन किया गया जिसमें ये सब चीजें शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 हु may make rules to regulate or prohibit manufacture, possession, sale, transport, import, export of explosives। ये पूछा गया है कि धारा 5 की क्लॉज 1 के अनुसार कि जो विस्फोटक का निर्माण करना, उसको पोजेशन में रखना, सेल करना, ट्रांसपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, किसे उसके लिए मतलब नियम बनाने की पावर दी गई है? तो यहाँ पे जो है पावर जो दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स कंसिस्टेंट विद द एक्ट है। एक्ट के अकॉर्डिंग वो उसको ध्यान में रखते हुए रूल्स बना सकते हैं। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अनुसार इसके लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और वे नियम अधिनियम के अनुरूप होने चाहिए। केवल उसी के द्वारा लाइसेंस शर्तों के तहत छूट दी जा सकती है। ठीक है, तो जो छूट वूट भी मिलेगी तो इसी द्वारा ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 रूल्स में स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सेक्शन है उसके सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अनुसार नियम किस बात को निर्दिष्ट कर सकते हैं? तो नियम में क्या दिया गया है? नियम में जो है वह प्राधिकरण जो लाइसेंस दे सकते हैं वही उसे निर्दिष्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं रूल्स को, वही द अथॉरिटी बाय विच लाइसेंस में बी ग्रांटेड, तो वही रूल्स को क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं। नियम यह निर्धारित कर सकती कौन सा प्राधिकरण लाइसेंस देगा, यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की पहचान नियमों से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 Clause A of the Explosives Act 1884, the central government may by notification prohibit absolutely or subject to condition the manufacture, possession और importation of what kind of explosive। तो ये पूछा है जो केंद्रीय सरकार है वो उनको मतलब इसको निषिद्ध प्रोहिबिट करने के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा ये ला सकती है। तो किस चीज के एक्सप्लोजिव, किस टाइप के जो पदार्थ है उन पर शर्तें लगा सकती है? तो केंद्र सरकार ऐसे दोज ऑफ सो डेंजरस अ कैरेक्टर दैट इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओपिनियन पब्लिक सेफ्टी रिक्वायर्स प्रोहिबिशन। तो वे जो इतने खतरनाक हो कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रतिबंध आवश्यक हो। तो ऐसे जो ऐसे नेचर के जो पदार्थ है ना, विस्फोटक पदार्थ है, उनके निर्माण, पोजीशन में रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस सारी पूरी तरह से उनको रोकने के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार नियम बना सकती है। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में ये बोला गया है।
तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 केंद्र सरकार को यह शक्ति देती कि वो उन विस्फोटकों को जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से खतरनाक माने जाए राजपत्र अधिसूचना द्वारा पूर्णतः शर्तों के साथ प्रतिबंधित कर दे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर और पोजेशन इंपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव्स डीम्ड स्पेशली डेंजरस फॉर पब्लिक सेफ्टी। तो बाय ऑफिशियल गजट के साथ वो इसको प्रोहिबिट कर सकती है। नेक्स्ट है when a notification under section 6 prohibits importation of particular explosive, what is the legal effect under section 6 subsection 2? तो धारा 6 के अंतर्गत अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इंपोर्ट पर, है ना, बाय नोटिफिकेशन पे विस्फोटक पदार्थ के इंपोर्ट पर नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोहिबिशन लगाया है, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा गया है। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में बोला गया है the Custom Act 1962 applies to that explosive and the vessel carries aircraft containing it as it applies to any article whose importation is prohibited or regulated। तो कस्टम अधिनियम उसी प्रकार लागू होगा जैसे किसी निषिद्ध या नियंत्रित वस्तु पर लागू होता है। तो यहाँ पे कस्टम एक्ट भी वैसे ही लागू होगा। एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में कि जब किसी विस्फोटक का आयात धारा 6 के तहत प्रतिबंधित या नियंत्रित किया गया हो तो कस्टम एक्ट उसी तरह लागू होगा जैसे किसी प्रतिबंधित वस्तु पर होता है, यानी सीमा नियंत्रण और विलुप्ति जब्ती संबंधी प्रावधान लागू होंगे। तो यहाँ पे कस्टम एक्ट वैसे ही लागू हो जाएगा जिस तरीके से वो प्रोहिबिट और रेगुलेटेड किया जाता है। मतलब इसका कि जैसे जो कस्टम एक्ट के तहत ऐसे प्रतिबंधित आइटम की जब्ती विलुप्त ये जो प्रोसेस होती है ना वो ही लागू होगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि इसी विस्फोटक पदार्थ पर प्रोहिबिशन लगा दिया है उसके इंपोर्ट पे। अब क्या होगा, तो अगर इंपोर्ट करते हैं अगर हम कोई गुड्स तो उस पर क्या है कस्टम एक्ट लग जाता है हमें। तो कस्टम एक्ट इस तरीके से लगेगा जो कस्टम एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसेस दी गई है ना, तो वो इस आर्टिकल पे भी जिस पर प्रोहिबिशन लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस आर्टिकल पे भी लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है सेक्शन 6A prohibits manufacture, possession, sale or transport of explosive by certain categories of persons. Which of the following is prohibited from dealing with explosive? है ना, तो कौन सा वर्ग विस्फोटक के व्यवहार करने से, मतलब किसको मना किया गया है कि वो एक्सप्लोजिव इन चीजों का उपयोग नहीं करेगा। तो किस किस को मना किया गया है, तो पर्सन अंडर 18, तो 18 साल से कम आयु वाले व्यक्ति ये एक्सप्लोजिव जो पदार्थ है उनका इस ट्रांसपोर्ट, सेल, पोजेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मोरल टर्पिट्यूड, है ना, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने कि ऑफेंस में कन्विक्टेड किया गया हो, ठीक है, और जिसको मतलब सजा दी गई है जो 6 महीने से ज्यादा की सजा हो, है ना, पिछले 5 सालों में कम से कम 6 माह या उससे ज्यादा की सजा मिली हो ऐसा व्यक्ति, या फिर जो कन्विक्ट किया गया हो ना किसके लिए, वायलेंस या मोरल टर्पिट्यूड के लिए, ऐसे ऑफेंस के लिए। और पर्सन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर अंडर सीआरपीसी, तो सीआरपीसी के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को बोला गया है कि वो बॉन्ड दे गुड बिहेवियर, शांति बनाए रखने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी ऐसे इसमें काम नहीं कर सकता, विस्फोटक पदार्थ के साथ कोई डीलिंग नहीं कर सकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो धारा 6A के अनुसार 18 साल से कम वर्ष के व्यक्ति, हाल के 5 वर्षों में गंभीर दंडित व्यक्ति या जो शांति अच्छे व्यवहार के बॉन्ड पर है तथा जिनकी लाइसेंस 5 वर्षों के भीतर रद्द हुई हो, इनको विस्फोटक बनाने, बेचने, लाने, ले जाने, रखने से रोकता है। साथ ही किसी को जो इन शर्तों में आता हो या जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो विस्फोटक न बेचे जाए, उनको बेचा भी नहीं जाएगा। अनसाउंड माइंड को भी यहाँ पे बेचने से प्रोहिबिटेड किया गया है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 6B व्हाट आर द मेन कंडीशन अंडर विच अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी मस्ट ग्रांट अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरर।
तो धारा 6B के अनुसार निर्माण हेतु लाइसेंस कब दिया जाना चाहिए, इसकी मुख्य शर्तें पूछी गई है। तो ये कब दिया जाना चाहिए, इफ एप्लीकेंट पजेसेस टेक्निकल नो हाउ एंड एक्सपीरियंस, मतलब तब दिया जाएगा जब वो टेक्निकल, उसके पास उसका एक्सपीरियंस, मतलब जानता उसके ना नॉलेज हो, उसको एक्सपीरियंस हो, और एम्प्लॉय और अंडरटेक्स टू एम्प्लॉय पर्सन विद सच टेक्निकल एक्सपर्टीज। उसके पास क्या है, या तो खुद के पास हो, आवेदक के पास तकनीकी ज्ञान और अनुभव हो, या ऐसे व्यक्तियों को वो नियुक्त कर रहा है, एम्प्लॉय में रख रहा है जिनके ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो वो इन चीजों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेक्शन 6B के अनुसार निर्माण लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब लाइसेंस प्राधिकरण संतुष्ट हो कि आवेदक के पास तकनीकी ज्ञान अनुभव है, या उसने ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए या नियुक्त करेगा। अन्य प्रयोजनों पर भी अच्छा कारण दिखाने पर लाइसेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 6C विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो मतलब कब लाइसेंस नहीं दिया जा सके, मतलब ये जो विस्फोटक काम के लिए लाइसेंस लेना होगा, तो इससे रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है डीलिंग, जो भी डील कर रहे हैं, तो उसके लिए लाइसेंस लगेगा। तो लाइसेंस कब देने से इनकार किया जा सकता है, तो कब देने से इनकार किया जा सकता है, यदि लाइसेंस किसी निषिद्ध विस्फोटक के लिए मांगा गया, तो लाइसेंस सॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्सप्लोजिव। अब जिसको प्रोहिबिट ही कर रखा है और उसके लिए लाइसेंस मांग रहे हैं तो नहीं दिया जाएगा, तो ये भी सही है। एप्लीकेंट इज ऑफ अनसाउंड माइंड और अदरवाइज अनफिट, तो गुड साउंड का नहीं है, अनसाउंड माइंड का है। नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पीस और सेफ्टी टू रिफ्यूज, ऐसे इनकार करने में पब्लिक सेफ्टी बनी रहेगी, मतलब जरूरी है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेक्शन 6 क्लॉज C के फर्स्ट में बोला गया, अगर लाइसेंस निषिद्ध विस्फोटक के लिए है, आवेदक को किसी कानून के तहत निषिद्ध माना जाता है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अयोग्य है, या सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के लिए अस्वीकार आवश्यक है, तो लाइसेंस इनकार किया जाएगा। प्राधिकरण कारण लिखित करेगा जहां सार्वजनिक हित न रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पावर डज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैव अंडर सेक्शन 6D। इस एक्ट में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसके पास क्या पावर है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, टू एड एडिशनल कंडीशन टू अ लाइसेंस बियॉन्ड प्रिस्क्राइब कंडीशन। ठीक है, तो निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त लाइसेंस में अन्य शर्तें वो जोड़ सकता है। नेक्स्ट है, under section 6E which of the following is not a ground of which a licensing authority may revoke or suspend a license। मतलब कौन सा ग्राउंड है जिसके आधार पर लाइसेंस को रिजेक्ट या रिवोक या सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड नहीं है। मतलब सेक्शन 6E में वो ग्राउंड्स दे रखे हैं जिसके आधार पर लाइसेंस को रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है ग्राउंड। तो देखो, लाइसेंस ऑब्टेन्ड बाय सुपरेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो लाइसेंस किसी महत्वपूर्ण जानकारी के छिपाने पे प्राप्त हुआ है ना, तो कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन था उसको छुपा दिया और लाइसेंस ले लिया, तो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जा सकता है, मतलब सस्पेंड किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। होल्डर कॉन्ट्रावेंट एनी कंडीशन जो दी थी जिस लाइसेंस देने में, वो कंडीशन को उसने तोड़ दिया। होल्डर हैज फेल्ड टू सरेंडर लाइसेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसको नोटिस के बाद नोटिस दिया है कि उसको सरेंडर करना है, फिर भी नहीं वो कर रहा है, तो वहां पर रिवोक कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये तीनों ग्राउंड होंगे। अब लाइसेंस होल्डर वोटेड इन इलेक्शन, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा कि उसने इलेक्शन में पार्ट किया था। सेक्शन 6E क्लॉज 3 में दिए गए कारणों में लाइसेंसी प्राप्ति में छुपी जानकारी, शर्तों का उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा आदि शामिल है। चुनाव में वोट देना की कोई वजह नहीं है, प्राधिकरण को अपने निर्णय का कारण लिखकर देना होगा। तो जिस भी वजह से वो रिवोक कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो वहां पर उसको कारण अथॉरिटी को कारण लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 6 विच स्टेटमेंट अबाउट अपील इज करेक्ट। धारा 6F के अनुसार अपीलों के बारे में कौन सा कथन सही है।
तो ये अपील से रिलेटेड है। तो एनी पर्सन एग्रीड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूजल, वेरिएशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन में अप्लाई टू अपील टू द prescribed appellate authority within the prescribed period except other order made by or under center government। तो ये ऑप्शन ए राइट है ना। तो सेक्शन 6F में अपील के बारे में दिया गया है कि अगर कोई एग्रीड पर्सन है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर से एग्रीड है, रिफ्यूजल, वेरिएशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन से रिलेटेड, तो वो अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी में। एक्सेप्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई आदेश दिए तो उसके लिए अपील नहीं होगी। सेक्शन 6F में बोला है, धारा 6F के अनुसार लाइसेंस प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील नियमों में निर्धारित अपील प्राधिकरण के पास तय समय में की जा सकती है। केंद्रीय सरकार के निर्देश आदेशों के खिलाफ अपील नहीं होगी। अपील लिखित पिटीशन के रूप में करनी होगी, फीस देनी होगी और सुनवाई का अवसर मिलेगा। अपील का होना अपने आप आदेश को रोकता नहीं है जब तक अपीली प्राधिकरण निर्देश न दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।